हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7, जिसका नाम है क्या टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज रोटेटिंग। और क्या फाइंड करने वाले हैं, और स्टेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं डाइपोल की कि कब ये इक्विलिब्रियम में होगा और कब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, देखने से पहले लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लेना। उसमें डाइपोल के बारे में सारी चीज़ें खोल के और दिल खोल के बताई गई हैं। तो जिसने लेक्चर नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाकर के सर्च करे न्यू मास फिजिक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहाँ पे तुम लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी और आराम से तुम उसे इंजॉय कर सकते हो कुरकुरे खाते खाते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना। चलो भाई, हो सके मतलब होने चाहिए यार, हो सकने का मतलब क्या है, नोट्स तो बनने चाहिए ना एक्चुअल में। तो भाई डाइपोल पे टॉर्क, तो पहले टॉर्क क्या है ये पता होना चाहिए। अब ये भी बताओ कि यार 11वीं क्लास में पढ़ के टॉर्क क्या है, फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द फोर्स ऑफ एप्लीकेशन। क्या टॉर्क क्या है, वो टॉर्क एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो फोर्स, और जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके एक्सिस से। खैर ये बातें पता होगी तुम्हें, बिना बात के बोर करने से मैं कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे क्या मिलेगा बोर करके। तो हम बात करते हैं क्या टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, टॉर्क फाइंड करने वाले हैं। भाई देखो, तो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है भाई, और डाइपोल किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इससे पहले डाइपोल मोमेंट कितना होता है हम जानते हैं, डाइपोल मोमेंट होता है P = Q × 12। ये तो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है। अब अगर मैं बात करूँ टॉर्क की, तो देखो यहाँ मान लो कोई यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस करा दिया ऐसे। ये यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा, डाइपोल रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया, एक डाइपोल। और डाइपोल कैसे रखा, देखो रुक जाओ एक मिनट, मैं यहाँ पे तुम्हें ये रहा चमत्कार को नमस्कार। तो डाइपोल कैसे रखा हमने, ये रख दिया भाई डाइपोल। ये डाइपोल कुछ ऐसे रखा, ये रखा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया डाइपोल। इस पर चार्ज है +Q और इस पर चार्ज कितना लग रहा है, इस पर चार्ज है -Q और इस पर चार्ज कितना लगा है, +Q। यहाँ पे चार्ज +Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 12। सब जानते हैं हम सारी चीज़ें जानते हैं कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 12 होती है। ये रखा भाई। अब एक बात बताओ, इस डाइपोल को जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जैसे ही हमने किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और तुम्हें पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। कैसे है वो कुछ इस तरह से है, वेक्टर E, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ को है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो ऐसे होगी, वेक्टर P। अब जो एंगल है ये किस किस के बीच का एंगल है पता है ना तुम्हें, किस किस के बीच का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है कौन सा, एंगल थीटा। तो हमने क्या मान लिया कि किसी एंगल थीटा पे रखा है, किसी एंगल थीटा पे रखा है, ठीक है। अब जब थीटा एंगल पे रखा है तो एक बात बताओ, ये चार्ज +Q है, जब +Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ भागता है। तो मतलब ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा भागेगा। क्यों भागेगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स लग क्यों रहा है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एक्चुअल में क्या होती है, ओरिजिन होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है निगेटिव पे, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव होगा मतलब क्योंकि निगेटिव की तरफ को जा रही है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ना, तो पॉजिटिव से निकली और निगेटिव की तरफ को वहाँ चली गई। तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो रही है, क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच कैसा, अट्रैक्शन, तो ये भागेगा इधर को। अब ये निगेटिव पीछे क्या है, पॉजिटिव, ये भागेगा इधर को। अब जब ये ऐसा डाइपोल रखा है, इस पर एक फोर्स इधर को और एक फोर्स नीचे को, तो कैसे ऐसा रोटेट कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा रोटेट। और तुम्हें पता है किसी चीज़ का रोटेशन किसके कारण होता है, टॉर्क बाबा के कारण। किसके कारण, टॉर्क बाबा के कारण, क्योंकि टॉर्क वहाँ पे डेवलप हो जाता है जब कोई चीज़ लीनियर मोशन करती है। जब कोई चीज़ लीनियरली मोशन करती है तो क्या होता है, उस पर कोई टॉर्क नहीं, उस पर क्या लगता है, फोर्स।
जैसे फोर्स काम करता है लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, वैसे ही टॉर्क काम करता है रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। ठीक है, वो थी मैकेनिक्स की बात। ये किसकी बात है? इलेक्ट्रिसिटी की बात, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात। तो यहाँ कौन सा फोर्स है तो घुमाने का काम करेगा? कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो भैया कैसे लगेगा? देखो यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में कितना? F1, और इससे दूसरी डायरेक्शन में कितना लगेगा यहाँ पे? F2। ये तो हम लोगों को पता है सारी बातें। अब तुम्हें पता है F1 इक्वल टू F2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो सेम है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक बात है। अब तुम्हें पता है रोटेशन होगा, तो रोटेशन किसके कारण होता है? टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी है? एक तो फोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये है? ये तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ही नहीं। ऐसे अगर इसकी बात करूँ, क्या इसके लिए परपेंडिकुलर ये है? ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 90 डिग्री है ही नहीं। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनानी पड़ेगी पहले। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे। क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से ऐसे। तो ये क्या बन जाएगी? देखो ये लाइन, ये परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लेंथ, और ऐसे ही हमने इसे यहाँ से क्या कर दिया? मिला दिया। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? हाँ जी भैया, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। किसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? F1 के लिए। किसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? F1 के लिए। ठीक है भैया। तो देखो जरा एक बात, यहाँ ये 2L है, ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा? बिल्कुल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इससे क्या कह दो? मान लो O, ये क्या है? मान लो ये A, और ये क्या है? मान लो B, और ये क्या है? O। तो ये क्या हो जाएगी? OA। तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चीज़ है? OA। ये कितनी हो जाएगी? निकाल लो भाई एंगल से। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर OA अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो OA कितना हो जाएगा? AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है? 2L साइन थीटा। तो भैया ये तो OA आया है हमारे पास। क्या आया है? OA डिस्टेंस। हम जानते हैं जो टॉर्क है, जो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। डाइपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा? टॉ जो होता है वो होता है कितना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई सा भी एक फोर्स ले लो दोनों में से, कोई सा भी ईदर फोर्स है ना, कोई भी एक फोर्स ले लो, वही क्या टॉर्क क्रिएट करा देगा। सिंपल सी बात है। तो टॉर्क F तो ये ऐसे ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भैया 2L साइन थीटा। अब ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और किस पे लग रहा है? Q पे लग रहा है। तो देखो कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा QE इंटेंसिटी का। कितने मैग्नीट्यूड का? QE मैग्नीट्यूड का। तो वैल्यू पुट कर दो F1, तो रखो भाई QE इंटू 2L साइन थीटा। हमने क्या काम किया? देखो Q इंटू 2L को तो लिखा पहले, E ऐसे ही, साइन थीटा ऐसे ही। हम जानते हैं यहाँ क्या? Q इंटू 2L जो होता है वो P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले लिख दिया मैंने ऊपर, इसलिए P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो रखो भैया टॉर्क जो होगा टॉ, वो हो जाएगा हमारे पास PE साइन थीटा। तो भैया ये हमारे पास निकल के आया टॉर्क। क्या निकल के आया है? ये टॉर्क। अब इस टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ को होगी? क्योंकि देखो दोनों वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है। अगर मैं इनकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ, कौन सी? वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म के लिए टॉर्क वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो भैया ये है। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो मेन है, मतलब जो टॉर्क है, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए किसका काम करते हैं? किसका यूज़ करते हैं? स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। तो देखो भाई ये P, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ को जाना है? P से इधर को, P से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को, तो मतलब ऐसे। तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर को, ऐसे। तो टॉर्क कहाँ को वर्क करेगा? जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, अंदर की तरफ को वर्क करेगा टॉर्क। ठीक है, और घुमाएगा कैसे? इसे ऐसे, ठीक है। तो भैया ये तो बातें थी टॉर्क की, क्योंकि इतना टॉर्क कोई भी डाइपोल एक्सपीरियंस करता है जब वो किस में रखा होता है? किसी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, नेट फोर्स कितना होगा टॉर्क पे? क्या? नेट फोर्स। तो देखो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं केस 1।
in uniform electric field the net force on the डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, देखो ये एफ पॉजिटिव और ये वाला एफ इस डायरेक्शन में निगेटिव, तो कितना होगा भैया 0। तो एफ नॉट 0 होगा, वो एफ नेट जो होगा वो क्या होगा 0। कि सर जब एफ नेट 0 होगा तो टॉर्क कहाँ से आया है, क्वेश्चन आ सकता है मन में कि टॉर्क कहाँ से आया। तो बच्चों टॉर्क इंडिविजुअल चार्ज पे लग रहा है, टॉर्क नेट चार्ज पे नहीं लग रहा, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 होता है डायपोल में। टॉर्क किस पे लग रहा है, इंडिविजुअल चार्ज पे, क्योंकि ये फोर्स भी क्या लग रहा है, इंडिविजुअल चार्ज पे। इंडिविजुअल चार्ज के कारण टॉर्क डेवलप हो रहा है। अगर मैं ओवरऑल टॉर्क की बात करता हूँ तो अंदर की तरफ को लग रहा है ऐसे, है ना, लेकिन इंडिविजुअल चार्ज के कारण, जैसे इसके कारण ऐसे, मतलब इसके कारण ऐसे, ये वाला टॉर्क है तो इसको ऐसे और ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये कैसे, ऐसे पकड़ के घुमाने की कोशिश करेगा, है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल चार्ज अलग है, ये वाला इंडिविजुअल चार्ज एक दूसरा है। तो इधर को इस चार्ज पे इसकी इस तरफ को, इस वाले चार्ज पे इस तरफ को फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या डेवलप करेंगे, टॉर्क। हालांकि नेट फोर्स इस पे 0 है। केस 2 अगर मैं बात करूं तो केस 2 के लिए क्या, इफ एंगल हम क्या कर दे, अगर थीटा हम 0 और 180 डिग्री कर दे, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर दे या 180 डिग्री कर दे, तो जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, देखो जरा टॉर्क बताओ भाई, टॉर्क 0 180 में 0 ही होगा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी 0। अगर एंगल 0 या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना होगा 0। और मैक्सिमम किस केस में होगा, केस 3। इफ क्या कर दे, इफ थीटा इक्वल टू क्या कर दे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा 1। तो भैया ये है हमारे पास 1 थोड़ी ना, टॉर्क मैक्सिमम पी ई साइन थीटा की वैल्यू 1, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा ये P इंटू ई। तो ऐसे हमने कुछ 3 पॉइंट देखे जो एक्चुअल में कुछ मायने रखते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही ट्रू है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 0 ही होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और इंटेंसिटी का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और इंटेंसिटी का, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अलग फोर्स लगाएगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट फोर्स लगाएगा। तो अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो ये माइनस ये करके तो निकालेंगे, मान लो ये आया ज़्यादा ये आया कम, तो 0 थोड़ी होगा। इस कंडीशन में तो ये भी जितना है उतना ये है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इतनी बात है। तो यहाँ से टॉर्क निकल के आता है हमारे पास कितना, पी साइन थीटा, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं एक आध न्यूमेरिकल करूँ टॉर्क के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, देखो भाई न्यूमेरिकल ऑन टॉर्क। टॉर्क के ऊपर अगर न्यूमेरिकल की बात करें हम, तो देखो भाई टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल, ध्यान रखना जो टॉर्क चाहता है, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि जो डाइपोल है ये इसके ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। क्या चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है कि जो डाइपोल मोमेंट है इसकी ही डायरेक्शन में लग के अलाइन हो जाए, और जब ये इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेगा, क्योंकि जो एंगल है किस किस के बीच का है, पी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट के बीच का एंगल। और अगर ये एंगल 0 कर दिया जाए, अगर ये एंगल 0 कर दिया जाए तो डाइपोल ऐसे पट्टे गिर जाएगा ऐसे, और ऐसे बैठ जाएगा, और डायरेक्शन कहाँ को होगी, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तब ये कौन सी कंडीशन अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। अब इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन कर ले जरा, इसे ऐसे रखा रहने दियो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है इस डाइपोल को लेकर के। तो क्वेश्चन कुछ 1 ऐसा है भैया, क्या है क्वेश्चन नंबर, कंसीडर क्या, कंसीडर एक क्या, ए चार्ज प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम आर placed in uniform electric field at 4 mm apart, 4 mm की डिस्टेंस पर रखे हैं, 4 mm apart। फाइंड क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक, फाइंड द टॉर्क experienced by dipole if it is making
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है 30 न्यूटन पर कूलम। चलो भाई ये फाइंड कर, बिल्कुल कंडीशन वही है। तो देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, डाइपोल चार्ज गिवन है, मतलब एक डाइपोल होगा तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है PE sin थीटा। EB है हमारे पास, P नहीं है तो P भी निकाल लो भाई, Q इंटू 12, E sin थीटा की वैल्यू 30, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है, कोई से भी एक चाल ले लो, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस दोनों के बीच की 12 ही रखी जाएगी, कितनी है 4 mm, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 30 न्यूटन पर कूलम, और साइन थीटा 1/2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचेगा 120 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन मीटर, कितना आया है न्यूटन मीटर। तो इतना टॉर्क लगेगा किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। तो ये कंडीशन समझ में आई तुम्हारी कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होना है। हालांकि सिंपल न्यूमेरिकल था, कोई रॉकेट साइंस वाला न्यूमेरिकल तो था नहीं इसमें कि भाई रॉकेट साइंस वाला न्यूमेरिकल लगाओ और सॉल्व क्वेश्चन, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा कच्चा कच्चा पक्का पक्का बढ़िया बढ़िया। एक क्वेश्चन और अगर हम करें यहाँ तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ इसे भी मिटाई दो यार, इस बात को देखेंगे है ना, दोबारा बना लेंगे इसे, फिलहाल हम मिटा देते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, उस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि भाई क्या है, क्या बताना है हमें, क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, जबकि हमें क्या गिवन है, एक तो टॉर्क गिवन है, एक तो क्या गिवन है टॉर्क गिवन है, और क्या गिवन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन और एंगल गिवन है दोनों के बीच का। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कितने डिग्री एंगल पर रखा है, थीटा इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्या एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट मेकिंग एन एंगल कितना 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री बस। अब इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम एंड the torque experienced by dipole is कितना न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बताना है हमें। तो सिंपल है भाई, क्या है, अब क्वेश्चन घुमा के दे दिया, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा PE sin थीटा, तो निकाल लो भैया P क्या हो जाएगा टॉ अपॉन E sin थीटा, है ना। और E की टॉ की वैल्यू कितनी है, टॉ की वैल्यू भैया 10, E की वैल्यू 10 to the power 5 और sin थीटा sin अपॉन sin 30, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन 10 to the power 5, या हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power -4 न्यूटन कूलम मीटर। तो ये भैया हमारे पास क्या आया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसका, टॉर्क जब एक्सपीरियंस कर रहा है कोई। अब हम क्या देखेंगे, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। चलो भाई, तो इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल हेडिंग लगा लो, क्या लगा लो, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। देखो भाई, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल की अगर मैं बात करूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें यहाँ डाइपोल की, ठीक है, तो क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कुछ ऐसी है डाइपोल की कि अगर थीटा इक्वल टू या तो 0 हो और 180 डिग्री हो, तो डाइपोल क्या होगा, डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज
द नेट टॉर्क बिकॉज द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0। ठीक है, नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, दोनों डाइपोल पे लगने वाला 0 होगा। डाइपोल पे जो नेट टॉर्क लगेगा 0 लगेगा, और नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो भी कितना होगा, नेट फोर्स भी क्या होगा भैया, 0 होगा। दोनों चीज़ें 0 है, तो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि कोई मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है कि भाई मैं किसी चीज़ को हिला दूँ, इसकी इनिशियल पोजीशन से किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट करा दूँ तो घूमकर अपनी इनिशियल पोजीशन में आना है। जैसे मान लो ये है, अब मैं इसे हटा दूँ तो अब ये वहीं आ रहा, देखो ये यहाँ है, यहीं आएगा, यहाँ रखा है मोटाओ वहीं आएगा, है ना, फिर ऊपर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है कि अगर मैं इसकी पोजीशन से डिफ्लेक्ट कर दूँ तो ये अपनी पोजीशन डिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ ही गिर जाएगा, मतलब कैसे भी चला जाएगा, उस पोजीशन में आने के चांसेस बहुत कम है। जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ, अब मैंने इसे यहाँ से हटाया ऐसे, तो करके क्या हुआ, अभी दूसरी पोजीशन में गिरेगा, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल। मतलब अगर कोई बॉडी यहाँ रखी है, देखो मैंने इसे हटाया, ये वहीं, देखो ये वहीं, ए वहीं, ए वहीं, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हटाने पर भी वहीं आ रहा, अपने रिस्टोर कर रहा अपनी उस कंडीशन को। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करो, फोर्स ऐसे लगाओ कि ये जाकर अपनी पोजीशन से हटे और अपने आप ही दूसरी तरफ गिर गया, उस पोजीशन पे नहीं आया, जैसे ये गया ये ऐसे, है ना, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भैया इक्विलिब्रियम तो अचीव कर लिया, अब किस एंगल पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस एंगल पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ये देखना है। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ, क्या मैंने एक बार बताई थी, नोट पॉइंट लिखो यहाँ, नोट पॉइंट मीन जो है वो क्या है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ऑलवेज tries to align P in its direction। मतलब E जो चाहता है वो क्या चाहता है, E की चाहत है कि P मेरे साथ रहे। E की चाहत क्या है कि P मेरे साथ रहे, मुझसे जुदा ना हो, तो वो उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा। अगर E P को अपने साथ ले जा रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर E P से दूर है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो P तो उसके पास आना चाहेगा ना, फिर किसी कंडीशन में जंजीरों से जकड़ दो P को, जंजीरों से जकड़ दो, फिर भी वो उसके पास ही जाना चाहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो, है ना। और अगर P उसके साथ है तो वो हैप्पीली मैरिड, आराम से अपना मजे ले रहे हैं दोनों खूब, तो वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल लाइफ हो गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इफ़ क्या थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 डिग्री है तो देखो भाई 0 डिग्री मतलब ये P है भाई, वो ये तो E है, ये रहा E। अब P कैसे होगा, थीटा 0 मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो P की डायरेक्शन भी यहाँ हो गई, P की डायरेक्शन तो थीटा 0, तो दोनों किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। क्योंकि देखो जितना फोर्स यहाँ लगेगा निगेटिव पे ऐसे, उतना ही फोर्स यहाँ लगेगा पॉजिटिव पे ऐसे, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट, F1 F2 को कैंसिल आउट कर देगा, टॉर्क भी नहीं लग सकता, टॉर्क का तो मतलब नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस ही नहीं है ना, रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसे हटा करके ऐसे डिफ्लेक्ट भी करूँ ना अपनी, ये इस टाइम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों है, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन डाइपोल will be in stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कैसे भाई, देखो स्टेबल का मतलब इसी कंडीशन में रहेगा, हर बार इसी पोजीशन में रहेगा, E के साथ है, क्योंकि देखो E भी इसी डायरेक्शन में, P भी इसी डायरेक्शन में। अब चेक करते हैं, मान लो मैंने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कैसे, इसको उठा दिया वहाँ, जब मैं इसे उठाऊंगा हल्के से, जब मैं इसे हल्का सा उठाऊंगा डाइपोल को, मान लो ये रखा है ऐसे, मैंने डाइपोल को ऐसे उठाया, देखो ऐसे 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 उठाया, तो इस पर टॉर्क, इस पर फोर्स कहाँ को लगेगा, इसी डायरेक्शन में अब भी, और इस पर फोर्स उस ही डायरेक्शन में, और टॉर्क कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे को है, तो इसे वैसे ही रीस्टोर कर लेगा। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा वो अपने आप ही रीस्टोर कर लेगा, जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा ये अपने आप ही रीस्टोर कर लेगा, क्योंकि इधर को फोर्स और इधर वाला फोर्स इसे अपनी उसी इनिशियल पोजीशन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो वही तो स्टेबिलिटी है, कितना ही इन्हें दूर भगाने की कोशिश करो ये पास ही खींचे चले आते हैं। यानी कैसा बॉन्ड बना है इनके बीच, है ना, क्या है
कि कितनी ही दूरी बना लो लेकिन आएंगे पास ही, क्योंकि इन पर जो नेचुरल फोर्सेस लगे हैं जिन्हें क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो लगे इस तरीके से, भगवान भी इनके साथ है, इन्हें अलग नहीं कर सकता, स्टेबिलिटी में है ये। जैसे ये रखा भाई, ये एक डाइपोल था, ये यहाँ है ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, मैंने इसे डिफ्लेक्ट कर दिया, मान लो ऐसे, ये ऐसे ले आया इसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये क्या हुआ निगेटिव चार्ज। अच्छा, इस पे लगेगा फोर्स ऐसे F और इस पर फोर्स लगेगा ऐसे F, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो खिंच करके वहीं आ जाएगा ना वापस, खचाक खटाक खटाक, वही है ना, कैसा आएगा, ये जाएगा खटाक खटाक वहीं पे वापस। तो भैया क्या होगा, कुछ भी नहीं, स्टेबिलिटी अचीव कर ली उसने, तुम कुछ भी कर लो भैया हटेगा नहीं अपने पास से, बॉन्ड बना रखा है बिल्कुल मैग्नेट की तरह चिपका हुआ है, काफ़ी प्यार है दोनों के बीच। ठीक है, तो ये तो थी कौन सी कंडीशन, केस वन इफ थीटा इक्वल टू 0। अब क्या हो, अब अनस्टेबल, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा, जब थीटा इसके एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, थीटा इसके एंटी पैरेलल। तो लगा दो भाई, क्या देखो इसे, सेकंड केस में देखो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। देखो कैसे कैसे भाई, देखो यहाँ, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा, ये एक डाइपोल ऐसे यहाँ रख दिया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को पी चलेगा ऐसे। अब देखो दोनों के बीच एंगल कितना है, ई ऐसे जा रहा, पी ऐसे जा रहा, 180 डिग्री है। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि अब भी नेट फोर्स 0 है। इस पे देखो नेट फोर्स 0 कैसे, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे F और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे F है, तो अब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अभी भी 0 है। F नेट कितना है, F नेट कितना है अब भी 0, टॉ नेट कितना है अब भी यहाँ पे 0, टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0। तो कैसे इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे पुराने वाले में भी F नेट भी 0 था और T नेट, टॉ नेट भी 0 था। ठीक है, अब देखते हैं ये अनस्टेबल क्यों है, स्टेबल क्यों नहीं है। देखो जरा, मैंने बताया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, मान लो इस पोजीशन में है, मैंने इसे जरा सा छेड़ा और उठ करके वापस वहाँ चला जाएगा, उस पोजीशन में नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से छेड़ते अपनी इनिशियल पोजीशन में आया तो स्टेबल, अब मैंने क्या काम किया, जरा सा छेड़ो जा करके वहाँ चला जाएगा, तो ये अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि E ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द P इनटू द इट्स डायरेक्शन, E ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द P इन इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। कौन, E। अभी तो देखो E के और P के हाथ पैर बंधे हुए हैं, हमने जैसे तैसे करके ने बिछाड़ दिया और एक को वहाँ बांध दिया और एक को वहाँ बांध दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ना E कुछ कर सकता ना ही P कुछ कर सकता, बस तुम P को जरा सा छेड़ दो, P को जरा सा छेड़ दो। जरा सा मतलब मान लो तुमने इस P को जो क्या किया, इस P को ऐसे ला दिया, ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, ये निगेटिव चार्ज और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तुम एक बात तो बताओ, देखो यार ये है ना, इस पर फोर्स कैसे लगेगा ऐसे F और इस पर फोर्स कैसे लगेगा ऐसे F। अब देखो जरा कहाँ लेके जाएगा फोर्स, ये ऐसे था, अब फोर्स कैसे लगेगा, है ना, बदल गई नहीं इसके सारी चीजें, सारी स्त्री एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। कैसे बदल गया भाई, देखो जब ऐसे रखा था कोई दिक्कत नहीं, ये इधर चल रहा P और E इधर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम तो है, कोई नहीं। अब हमने जैसे से हल्का रिफ्लेक्ट किया, देखो फोर्स कहाँ लग रहा, फोर्स इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसे घुमाता ऐसे ही करते ही, अब ये दोनों फोर्स ऐसे घुमाते 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 यहाँ ला करके पटक देंगे ऐसे, है ना, उसे अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आएंगे। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, समझ में आ रही है बात नहीं। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन से कंडीशन में, अनस्टेबल कंडीशन में। तो भैया ये इक्विलिब्रियम थे किसके, डाइपोल के, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी आज की लेक्चर में, क्या कि डाइपोल क्या है, डाइपोल नहीं, डाइपोल तो क्या है वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो कितना टॉर्क लगता है, उस टॉर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करे हमने, और फिर क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन देखी टॉर्क की, और यहाँ क्या देखा, दो टाइप के इक्विलिब्रियम देखे, एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम क्या देखेंगे, टॉर्क की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मतलब
अभी तक हमने टॉर्क को क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के छोड़ दिया था। अब अगर हम टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के घुमाएं किसी एंगल पर, तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, वो निकालनी है। वैसे डायपोल के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल किसी एक एंगल थीटा पे दे दी जाएगी। जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी रेफरेंस लाइन, जैसे तुम्हें पता होगा जब मैकेनिक्स तुम पढ़ते होंगे कि जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे। मान लो ये मारकर एक हाइट h पे रखा है, तो रेफरेंस h पे क्यों है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने अर्थ माना यहाँ से h। अगर मैं यहाँ से h/2 रेफरेंस पॉइंट मानता तो हाइट भले अर्थ के हिसाब से h थी, लेकिन h/2 अगर रेफरेंस माना तो हाइट कितनी होगी, h/2 हो जाएगी। तो हम क्या मानते थे, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस मार्कर की, जो कि क्या होगी, mgh अर्थ से। अर्थ अगर हमने रेफरेंस पॉइंट मानना है तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट मानने की ज़रूरत नहीं है, बिना रेफरेंस पॉइंट के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों, मान लो एक पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो हम अगर रेफरेंस पॉइंट ये मान लेते हैं, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इनिशियल पहले यहाँ से यहाँ गए वो पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ से यहाँ आए वो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों कट जाएंगे ना। क्या ये रेफरेंस पॉइंट तो गायब, इसका तो कोई काम नहीं, केवल क्या रह गया, ऊपर से नीचे वाली पोजीशन रह गई। तो यही तो चेंज इन पोजीशन है, यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को गांठ बांध लो, काम आएगी। यहाँ देखो, अच्छा इसे मिटा देते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, वर्क डन टू रोटेटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल या वर्क डन, चलो वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की भाई। चलो तो हमने क्या मान लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है भाई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है तो हमारे पास। अब देखो यहाँ ज़रा, एक डाइपोल रखा है मेरे पास, यहाँ से यहाँ, ये माइनस क्यू हुआ और ये प्लस क्यू हो गया। ये डाइपोल रखा है, दिख रहा है ना, देख तो पहले रेड दिखता है, नहीं दिखता है भैया। ये डाइपोल रखा है, कितना एंगल पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल पे रखा है, θ1 एंगल पे रखा है। कोई बात नहीं भैया, कितना एंगल पे रखा है, θ1। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे लग रहा है, ऐसे P, है ना, θ1 एंगल। अब ये तो है अपना, ठीक है, जैसे रख, हमने इसे पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे घुमा दिया हल्का सा, कितना एंगल पे, θ2 एंगल पे। तो कोई ना कोई काम किया हमने। तो जो काम जो हमने किया वो किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। अगर काम इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। मतलब जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा उसके निगेटिव में वर्क डन क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंट। क्योंकि हम देखो हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करते हैं। अगर मैं इस डायपोल को पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा तो देखो फोर्स इधर को लगा हुआ है, इसमें फोर्स इधर को लगा हुआ है। तो ये क्या चाह रहा है, ऐसे घूमना चाह रहा है। ये तो डायपोल घूमना कैसे चाह रहा है, एक्चुअल में ऐसे घूमना चाह रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा, इसको इसके अगेंस्ट ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा। डायपोल घूमना तो चाह रहा है ऐसे, लेकिन मैं क्या कर रहा है, इसे ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा। तो मैं इसके अगेंस्ट ही तो वर्क डन करूंगा। जब इसके अगेंस्ट वर्क डन क्या, तो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस इफ पॉजिटिव देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी नेगेटिव। समझ है, इक्वल वर्क डन। अरे जितना वर्क डन ये नीचे करेगा उसके उतना ही वर्क डन जस्ट मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा तो ऊपर चला जाएगा उतना ही। सही है ना, ठीक है। तो भैया मैंने क्या काम किया, इस डायपोल को घुमा करके ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे ये यहाँ ला दिया डायपोल। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब कितना एंगल टर्न हुआ, ये एंगल टर्न हुआ भैया θ2। ये एंगल कितना टर्न हुआ, θ2। तो हमें बताना है ये जो इसके एंगल टर्न हुआ किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें क्या बतानी है, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इसके अंदर। अच्छा साहब, तो तुम जानते हो जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
हम जितने भी वर्क डन करते हैं सब एनर्जी की फॉर्म है, और जितने में एनर्जी है सारे के सारे वर्क की फॉर्म है ना, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जेशन है। जूल थॉमसन नियम, जूल ने अपनी क्या दी थी, थ्योरम दी थी यार 11वीं क्लास में, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी होगी तुमने, वहीं पे है ये, है ना, एनर्जी वर्क कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन, कन्वर्जेशन, हाँ कन्वर्जन सही है, कंजर्वेशन कन्वर्जेशन क्या है, कन्वर्जन सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या किया, हमने पोजीशन θ1 से θ2 पे ले गए। कहाँ पे ले गए, θ1 से θ2 पे। तो अब तुम बात बताओ, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमने क्या किया, इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय निगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान रखना ये बात, अगर चार्ज पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क डन करेगा, निगेटिव वर्क डन करेगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कर लो भाई, अभी हम इसकी तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाल लो भाई। तो हमें पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होगा DW, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसके केस में, जब कोई चीज लीनियरली मोशन कर रही हो, किसके केस में होगा वर्क डन, किसके केस में होगा वर्क डन, जब कोई वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज लीनियरली मूवमेंट कर रही हो। लेकिन अगर कोई चीज रोटेशन कर रही है तो कितना वर्क डन होगा, अबे यार देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कब होता है, जब कोई चीज लीनियर मोशन कर रही हो। मतलब अगर कोई ये पार्टिकल रखा है और ये लीनियरली मोशन कर रहा है फोर्स F पे, और इसने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x तय किया, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही अगर कोई पार्टिकल रोटेशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ रोटेट करके आया d θ एंगल पे, तो वर्क डन को रोटेट किसके कारण किया, टॉर्क के कारण। रोटेशन में जो काम टॉर्क करता है, लीनियर में वो काम फोर्स करता है। रोटेशन में जो काम थीटा करता है, लीनियर में वो काम डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है यार। अभी देखो, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए होता है, लीनियर वर्क डन के लिए, और एंगुलर वर्क डन के लिए क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, तो निकाल लो भैया। अब d θ क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल एंगल घुमा तो स्मॉल वर्क डन, तो क्या होगा, टॉर्क इनटू d θ। चलो भाई, इंटीग्रेशन कर दो, ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, u1 से u2 तक। ठीक है, अच्छा साहब, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना टॉर्क लगता है, टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये तो पढ़ रखा है हमने, पुट कर दो वैल्यू यहाँ, तो क्या हो जाएगी, देखो इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक है ये, θ1 से θ2 तक घुमाया हमने इसे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा dw का w, कहाँ से कहाँ तक, u1 से u2 तक, इक्वल टू पी ई तो ले लो बाहर, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2, इंटीग्रेशन क्या है, तो dw का तो u2 माइनस u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। या पोटेंशियल एनर्जी जो u2 माइनस u1 आई है वो कितनी आएगी, पी ई क्या, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये भैया पोटेंशियल एनर्जी आई है किसके कारण, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू एक्सटर्नल, क्योंकि मैंने घुमाया ना इसे इतना, ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट। किसके कारण आई है, ड्यू टू ए एक्सटर्नल एजेंट। अब ये u2 माइनस u1 है, ध्यान रखना क्या है, u2 मतलब θ2, u2 मतलब u θ2 और ये u θ1, क्योंकि θ2 पे u फाइनल और θ1 पे इनिशियल। अब क्या करेंगे, देखो ये तो हो गई, तुम्हें पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन। अब यहाँ एक बात देखो, क्या ये तो था एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कर दो भाई, इससे निगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। एक्सटर्नल एजेंट को अगर हमने पॉजिटिव मान लिया तो इसे निगेटिव मान लो, अगर हम इसे पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट को निगेटिव मान लेना, बात तो वही है। तो क्या हो जाएगी, देखो क्या होगी भाई, माइनस पी ई क्या हो जाएगा, ये कॉस θ1 और माइनस कॉस θ2, या फिर क्या लिख सकते हैं, पी ई क्या, कॉस θ2
माइनस कॉस थीटा 1। कहाँ से कहाँ तक के लिए, u थीटा 2 से u थीटा 1। ये है भैया एक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। अच्छा, अब ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, क्या आया है देखो, u थीटा 2 से u थीटा 1 क्या आया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो भैया जब एनर्जी चाहिए तो हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। अब जब एनर्जी चाहिए, मैंने कहा था चेंज इन एनर्जी निकालते हैं तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं, तो हमने यहाँ देखो चेंज इन एनर्जी निकाली। मैंने कहीं जिक्र तो नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट ये, रेफरेंस पॉइंट वो, ये रेफरेंस एंगल ये थीटा, ये रेफरेंस एंगल वो थीटा, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे पोटेंशियल, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है, हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, तो रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल क्या हो जाएगी। अब एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, रेफरेंस पॉइंट क्या मानना पड़ेगा, हमने मान लिया कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री पे, थीटा को 90 डिग्री पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया। थीटा को 90 डिग्री पे रेफरेंस पॉइंट क्यों माना, क्योंकि भैया देखो स्टडी की गई है, ऑब्जर्वेशंस है कि अगर हम थीटा को 90 डिग्री रेफरेंस पॉइंट मान ले तो इसकी मिनिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन, कहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके कैलकुलेशन इजी हो जाएगी करनी। अगर हम थीटा को रेफरेंस पॉइंट मान ले वो हो 90 डिग्री, वरना कोई और एंगल भी मान सकते थे, हम थीटा 90 डिग्री मान ले तो, और जो मान लो जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे हम एक्चुअल में, तो अगर थीटा 90 मानेंगे तब भी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही बैठेगी। लेकिन अगर हम थीटा कुछ और मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे शायद कुछ 0 ना बैठे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लेट थीटा 2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। थीटा 2 कितना हो चुका भाई, 90 डिग्री पे खड़ा कर दे ले जाकर के, हमने रेफरेंस पॉइंट 90 डिग्री है। तो पोटेंशियल एनर्जी का देखो, थीटा 2 वाली, थीटा 2 0, ये वाली क्या हो गई, 0 हो गई जब ये थीटा 2 पे खड़ी हुई, माइनस ये u थीटा 1 इक्वल टू पी ई, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 मतलब थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, u थीटा इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, इससे कट गया तो क्या बचेगा, u इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। किसके द्वारा आई है ये, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए, किसके कारण, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। अगर एक्सटर्नल एजेंट के कारण निकालनी है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकालो, बस निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, पी ई कॉस थीटा। तो ये भैया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मुझे क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो लिख दो, वैसे पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, ये लिख सकते हैं, मतलब है ना, पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो भैया ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फिनोमिना, फंडा और कॉन्सेप्ट था जो हमने निकाला। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के रेफरेंस पॉइंट क्या लेना पड़ता था, 90 डिग्री पे, अदरवाइज क्या होता था वो, अदरवाइज तो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो भैया ऐसे क्वेश्चन करके हम पोटेंशियल एनर्जी आराम से, वो ऐसे डेरिवेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी न्यूमेरिकल के हम आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल कर, क्वेश्चन है पहला, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या बताना है, एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, ये एक चार्ज शीट है जो इनफाइनाइटली क्या है, लॉन्ग है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है भैया, निगेटिवली चार्ज है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये निगेटिवली चार्ज शीट है। अब क्या हुआ, इनके पास 2 डाइपोल रखे हैं। अब डाइपोल तो मैं दिखाने वाला हूँ नहीं, केवल क्या दिखाऊंगा, उन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊंगा, और हमें बताना है कि कौन सा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन सा डाइपोल अनस्टेबल। तो भैया ऐसे रखे हैं, एक डाइपोल ऐसे रखा है इस डायरेक्शन में P1 और एक डाइपोल ऐसे रखा है इस डायरेक्शन में P2। तो क्या बताना है, विच डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक तो ये क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है। बी पार्ट क्या है, व्हाट हैपन्ड, हाउ
इक्विलिब्रियम 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 बीरियम चेंज इफ both dipole are placed near to the long positively charged wire, long positively charged wire मतलब कुछ ऐसे ये रखा है लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर, ये ऐसे रखा है भैया, और इस पे क्या बताना है, डाइपोल रखा है एक ऐसे और ये ऐसे। ठीक है भाई, ये हुआ P1 और ये हुआ P2। तो इन दो केसों में हमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन सा अनस्टेबल। तो देखो भाई निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव प्लेट है, निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, इसके अंदर को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आएगा ना, इसकी तरफ को ऐसे और ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से भी ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर E की और P की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच बाउंड है, खतरनाक वाला स्टेबिलिटी अचीव कर रखी है उन्होंने ना। तो अगर E और P दोनों एक ही डायरेक्शन में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और E और P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला देखो, ये वाला P इसके साथ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला P इसके अपोजिट है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे P1 इज इन P1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बीरियम because the direction of E and P1 are same। और P2 क्या चीज़ है भाई, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अभी तो पढ़ाया है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ P एंड E आर अपोजिट, क्या है अपोजिट। तो भैया ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका, सैंपल पेपर में आया था CBSE के। इसमें देखो अब ये चार्ज रिंग है, देखो यहाँ भी बात तो ये है कि इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट के लिए, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से है, जब पढ़ेंगे, जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, जब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट के लिए, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट के लिए जो होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहाँ बताओ कोई डिस्टेंस का जिक्र है कि चार्ज की इस प्लेट के पास कोई चीज़ कितनी पास रखी हो, कितनी दूर रखी हो, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटे या बढ़े। अरे तुम कहीं भी रख दो कोई भी चीज़, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। देखो इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट केवल चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है और परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। चाहे तुम यहाँ रखो पॉइंट चार्ज, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ, सेम इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ वायर की बात करो तो वायर के लिए होता ही है, तुम्हें निकाली थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, देख लेना। लॉन्ग वायर के लिए मैंने जनरेट कर रखा है, जो आया था Kp अपॉन एक्स क्यूब cos θ1 माइनस cos θ2 करके आया था कुछ, और वहाँ से हमने निकाला था इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, वो आया था क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R के, मतलब जैसे जैसे इससे दूर जाओगे वैसे वैसे E घटेगा, और जैसे जैसे इसके पास जाओगे वैसे वैसे E बढ़ेगा। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके आसपास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। अब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई सा भी इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, ये इक्विलिब्रियम भी नहीं होंगे, इन दोनों पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ पे मान लो फोर्स लगा कुछ और, यहाँ पे लगा कोई फोर्स कुछ और। अब जब दोनों में फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के लगेंगे तो नेट फोर्स तो कुछ और ही होगा ना उनका, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स तो कुछ होगा ना, नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब एप्लीकेबल है, जब नेट टॉर्क नेट फोर्स 0 हो, तब जाके इक्विलिब्रियम होगा। अब वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा वो बात की बात है, इक्विलिब्रियम तो अचीव करो पहले, ये तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, बोथ कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म नियर द वायर। तो भैया ये बात थी इसकी, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ ज़रा यार, रुको एक मिनट, बच्चों हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बताया है, हमसे पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पूछा है, क्वेश्चन है भैया ये क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ
वर्क डन इन टर्निंग इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, 2 into 10 to the power minus 8 coulomb meter from its position of unstable equilibrium to the position of stable equilibrium if E कितना दे रखा है भाई 10 to the power 3। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, उसे टर्न करने में कितना वर्क डन किया वो बताना है। अगर वो किस पोजीशन में था, अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में ला दिया जाए तो अनस्टेबल पोजीशन कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और स्टेबल पोजीशन जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों अभी दोनों डिस्कस किए ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू कहाँ से लेके जाना है, अनस्टेबल से, मतलब थीटा 1 से 180 डिग्री से कहाँ तक, थीटा 2 मतलब 0 तक लेके जाना है। हम जानते हैं जो वर्क डन होगा वही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है PE क्या कॉस थीटा 1 से कहाँ तक, कॉस थीटा 2 तक। चलो भाई, तो P कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, E कितना है 10 टू दी पावर 3, कॉस थीटा 1 कितना है 180 डिग्री, कॉस थीटा 2 कितना है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा -1 तो हो जाएगा -4 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल। ये वर्क डन करना पड़ेगा। निगेटिव मतलब क्या है भाई, वही इसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है ना हमें। तो किसका अगेंस्ट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फोर्स लगेगा अलग डायरेक्शन में लगेगा, हम उसे पकड़ के अलग डायरेक्शन में लाएंगे। कहाँ से, अनस्टेबल से स्टेबल में लाना पड़ रहा। वो अनस्टेबल था तो ज़बरदस्ती लाए होंगे ना अनस्टेबल में, अनस्टेबल से स्टेबल में, तो तभी तो निगेटिव वर्क डन आया है। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं किससे रिलेटेड, पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो भैया ये लेक्चर था, डायपोल की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।